हेलो एवरीवन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा क्वेश्चन 3.4। ये क्वेश्चन ना आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चीजें कुछ पढ़ी होंगी, उस पर बेस्ड है। अगर याद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दिए गए हैं और पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर उनका दिया है, और कहा है कि नेगेटिव चार्ज Q3 कहाँ रखा जाए ताकि फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ द थ्री चार्जेस टू बी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये बोला है। तो फाइंड द नेगेटिव चार्ज Q3, दो चीजें पूछी, एंड अ रेडियस वेक्टर R3 ऑफ द पॉइंट एट विच इट हैज टू बी प्लेस्ड। तो Q3 पूछा है और ये पूछा है, पोजीशन वेक्टर पूछा है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखिएगा जरा। इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये Q1 और Q2 दो पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ। ठीक है, इनके बीच के डिस्टेंस को R ले लेता हूँ। बाद में मैं R1 R2 के टर्म्स में ये बातें करता हूँ। अभी फिलहाल स्केलर एक डिस्टेंस ले लिए R। अब तीसरा चार्ज निगेटिव है, देखो लिखा है निगेटिव चार्ज Q3 है। उसका रेडियस वेक्टर भी बताना है आपको, और उसकी वैल्यू भी बतानी है। कहाँ रखा जाए ताकि तीनों पर फोर्स जीरो, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब तीनों पर फोर्स जीरो तो गुरुजी हम यहाँ कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, दुनिया में कहीं भी रखते हैं। हम कैसे, हमें क्या पता कहाँ रखते हैं। बात सही है। तो अगर Q3 पर फोर्स जीरो होना है बच्चों, पहले बताओ Q3 पर फोर्स लगेंगे कितने? दो लगेंगे, एक Q1 लगाएगा और एक Q2 लगाएगा। बताइए, अगर किसी बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो हो रहा है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे तभी केवल पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। सोच लीजिए। दैट मीन्स वो जो नेगेटिव चार्ज Q3 की बात चल रही है वो यहाँ कहीं बीच में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब बीच में मान लेते हैं Q3 यहाँ पर है, और ये है R1 डिस्टेंस, और ये है R2 डिस्टेंस। ठीक, ध्यान देना भाई, है ना। अच्छा, अब क्या किया, Q3 पर फोर्स अगर जीरो होना है तो के Q1 Q3 अपॉन R1 स्क्वायर ये फोर्स लगाएगा Q1 Q3 पर। उसके बाद Q2 जो Q3 पे लगाएगा वो होगा के Q2 Q3 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक। अच्छा, यहाँ से K और K कैंसिल, Q3 और Q3 कैंसिल। बच्चों यहाँ से R1 बाई R2 की वैल्यू आती है रूट Q1 अपॉन रूट Q2। ठीक, एक तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, Q3 की वैल्यू क्या होगी। ये तो रेशियो R1 R2 मतलब इससे हम पोजीशन वेक्टर Q3 का निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब Q3 का अमाउंट कितना होगा, तो मैंने कहा अभी केवल किस पर फोर्स जीरो किया बच्चों, Q3 पे, जबकि बोला गया सब पर होना चाहिए, है ना। सब पर होना चाहिए तो Q1 पर भी फोर्स जीरो होना चाहिए। Q1 पर दो फोर्स लगेंगे, एक Q3 अट्रैक्ट करेगा और दूसरा Q2 रिपेल करेगा इसको, क्योंकि सेम चार्ज है। चलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको माइनस Q3 मान लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं Q3 का मतलब मॉडुलस Q3 का निकाल रहा हूँ तो क्या लिखेंगे, के Q1 Q3 अपॉन R1 स्क्वायर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ से के Q1 कैंसिल हो गया बच्चों, और Q3 की वैल्यू आ गई। Q3 की वैल्यू क्या आ रही है, जरा देखो तो सही। Q3 की वैल्यू आ रही है Q2 इंटू R1 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब R1 स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये तो आया, है ना। तो ध्यान से देखें, Q3 की वैल्यू आ चुकी है। ये Q3 की वैल्यू आ रही है Q2 अपॉन 1 प्लस R2 बाई R1 मतलब रूट Q1 बाई रूट Q2 बाई रूट Q1 का होल स्क्वायर। थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं भाई Q1 Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ Q3। तो ये तो आंसर हो गया एक। दूसरा आंसर क्या था बच्चों, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर पर मैं याद दिलाता हूँ, आपने अगर सुना हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंटरनल सेक्शन, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, और ये अगर m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ याद आया? हाँ, सोचिए, याद करने की कोशिश करिए, आपको तुरंत याद आ जाएगा। mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n, ऐसा कुछ होता था इसका कोऑर्डिनेट। बोलिए 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 बोलिए, ये कोऑर्डिनेट आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, आपने पढ़ा है, ये याद करने की कोशिश करें। ये इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऐसे कुछ बना बना करके आपसे कोऑर्डिनेट पूछे जाते थे। कुछ याद आ रहा है बच्चों? तो बस वही चीज अप्लाई कर देनी है ना? तो ये इसका पोजीशन वेक्टर पता है Q1 का? अच्छा, Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है? Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1। R1 का मतलब क्या हो गया? x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है? मतलब कोऑर्डिनेट से सोच सकते हो, Q2 R2 पोजीशन वेक्टर है, ठीक है? अच्छा, इनको मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करना, देखो R1:R2 किसके रेशियो में आ रहे हैं, चेक चेक करो। √Q1:√Q2, अरे आ रहे हैं ना भाई, √Q1:√Q2, देख लीजिए भाई, चेक कर लीजिए, आ रहे हैं जी, समझ में आ रही है बात? ठीक, तो मेरे हिसाब से हम लोग अब इस बात को समझ गए हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है, इस पॉइंट जो Q1 और Q2 को मिलाने वाली लाइन को, Q1 और Q2 को मिलाने वाली लाइन को √Q1:√Q2 में डिवाइड करता हूँ, मतलब ये R। अब जो मैंने आपको बताया है, आप सीधा उससे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आपकी मर्जी है, आप इस वेक्टर का कोई नाम दे दें दोनों के बीच वाले का, और उसमें यूनिट वेक्टर का कोई नाम दे दें, और उसमें मल्टीप्लाई कर दें, एक बार √Q1 का, एक बार √Q2 का, और उसके बाद R की वैल्यू निकाल लें। ये मतलब, अरे मतलब ये है यार, ये देखो सिंपल सी बात है कि इस डायरेक्शन में कोई आप ले लें, से n कैप, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो एक इक्वेशन ऊपर वाले ट्राइंगल बना लें, एक इक्वेशन ये वाले ट्राइंगल बनाने, मतलब देखो बताता हूँ, मतलब R प्लस, मैं बता ही देता हूँ यार, √Q1 n कैप बराबर R1 वेक्टर, ठीक है? अरे ठीक है ना यार, दूसरी इक्वेशन देखो, R2 प्लस √Q2 चेक करो, n कैप नीचे वाला वेक्टर ट्राइंगल, देखो ध्यान से, बराबर क्या आ रहा है? R वेक्टर आ रहा है, हमें R वेक्टर चाहिए, इस बात पर ध्यान रखना, नहीं चाहिए नहीं पूछा जा रहा है आपसे। तो आप चाहें तो यहीं पर ही n कैप निकाल करके किसी एक इक्वेशन रख दे तो भी काम बन जाएगा, ये भी बता देता हूँ, दूसरी इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कैसे, कि देखो वही बताता हूँ, ये नहीं बताता हूँ, तो इक्वेशन को लेके छोड़, एक ही इक्वेशन से काम कर लेते हैं, ठीक है? देखो जरा ध्यान से, R की वैल्यू क्या आ गई? R1 कैप माइनस √Q1 n कैप। अब n कैप देखो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, अच्छा ये वेक्टर है कितना, देखो जरा, ये वेक्टर है कितना, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर देखो क्या है, अरे भैया ये R1-R2 है ना? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, जल्दी बोलो, इसको क्या कह सकते हैं, इस यूनिट वेक्टर को क्या बोल सकते हैं? R1-R2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R1 माइनस मॉड, बस क्या कहता हूँ, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, लीजिए साहब वैल्यू आ गई, बस कि यहाँ पर लेकिन ये जरूर है कि अब आप इसमें चूंकि n कैप की वैल्यू आप डाल रहे हैं यूनिट वेक्टर की, और वो इस डायरेक्शन में है, और उसमें क्या जोड़ रहे हैं जरा देखें तो सही, r वेक्टर, ठीक, प्लस √Q1 n कैप। अब ये केवल n कैप से काम नहीं बनेगा, ये मैंने थोड़ी गलती की है, ये तो मैंने गलती की है, हाँ, n कैप से काम नहीं चलेगा, कुछ कांस्टेंट भी होगा यार, वो मैं भूल गया, कुछ कांस्टेंट भी होगा, और वो कांस्टेंट पता है कितना होगा, कुछ बता देते हैं कितना होगा, सी कुछ कांस्टेंट ले लेता है। अरे मैं भी फंस गया यार, तुम लोग को बताते बताते ना, गलत गलत डायरेक्शन में चला गया, थोड़ा लालच कर गया इसलिए, कोई बात नहीं, अब किया है तो भुगतो भैया, है ना? चलिए सी की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकाले बताता हूँ।
सी रूट क्यू वन एन कैप प्लस सी रूट क्यू टू एन कैप तो हटा ही दो, बराबर मॉड ऑफ आर वन माइनस आर टू। अपने आप सी की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब, आगे ना। तो आर इक्वल्स टू ये आया आर वन माइनस रूट क्यू वन, सी की वैल्यू यहाँ पर दो यार, तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इस जगह से सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर वन माइनस आर टू अपॉन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू, ये आएगी ना। हाँ, तो रूट क्यू वन आर वन माइनस आर टू अपॉन बचेगा क्या नीचे, रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू, ये बचेगा ना बच्चों, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक, फाइनल आंसर आ चुका है आपके सामने, जो मैं आपको उस समय बोल रहा था कि जल्दी सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा दिल पिघल गया, मैंने कहा थोड़ा प्रूफ ही बता देता हूँ, आज वेक्टर वेक्टर खेलते हैं। आर वन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू है ना, और आगे देखिए क्या है, माइनस रूट क्यू वन आर वन माइनस आर टू अपॉन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू। और ये लंबा मेथड ज़्यादा चाहता भी था मैं, पता है क्यों, इससे तुम्हें ये अंदाजा लगेगा कि अगर तुम्हें इंटरनल सेक्शन वाला फॉर्मूला याद है तो तुम इसको कितनी आसानी से कर सकते हो, है ना। तो सीधा सीधा आ गया रूट क्यू टू आर वन प्लस रूट क्यू वन आर टू अपॉन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया है, याद करिए, यही तो मैंने बताया था कि एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू को अगर आपने बचपन में पढ़ा है कि नहीं, एम इस टू एन रेशियो में कोई इंटरनल सेक्शन करता है तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताइए। एम एक्स टू, मैं बता देता हूँ, एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ये फॉर्मूला होता था। डायरेक्ट आंसर इसको, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच सकते थे, आपको इतना सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि इसके बाद सीधा आंसर था, इस चीज के बाद आंसर, बाकी आपको कुछ करना ही नहीं था, है ना। लेकिन ठीक है, मैंने कहा चलो इसका प्रूफ भी दे देता हूँ, इस कारण से सारे नाटक मैंने बताए। चलिए जी, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।